आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और कंपनी अकाउंट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में काफी कुछ अपन ने डिस्कस भी कर लिया था कंपनी अकाउंट्स के बारे में। शुरुआत में हम लोगों ने बातचीत की थी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। इन तीनों में कंपनी बेटर क्यों है, कंपनी होती क्या है ये आपको पता है, मगर कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी शुरू कैसे होगी, कंपनी के शेयर्स के अंदर डीलिंग कैसे होगी, वो कुछ चीजें अपन ने बेसिक कंसेप्ट के रूप में यहाँ पर डिस्कस की थी। लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी कंपनी का आरओसी में पहले रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, अदरवाइज कंपनी की इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाएगी। इसके लिए स्टार्टिंग में कुछ मेंबर्स चाहिए जिन्हें हम लोग प्रमोटर्स के नाम से जानते हैं। प्रमोटर्स शुरुआत में अपनी खुद की कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे, कंपनी के अंदर लगाएंगे और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे। कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्टिंग में बनेगा, जिसमें कंपनी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाएंगे। कंपनी सबसे पहले आरओसी से एक परमिशन लेती है कि मैं अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से टोटल कितना कैपिटल है जो वो मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर आरओसी से जो परमिशन हमें मिलती है इसी को कहा जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो यहीं से आज हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इसमें भी हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कि आरओसी से एक परमिशन लेनी होती है कि ये कंपनी अपने लाइफ टाइम में पब्लिक से टोटल कितना कैपिटल अरेंज कर सकती है या मंगा सकती है, इशू कर सकती है। ये जो आरओसी से इस कंपनी को परमिशन मिलती है इसी को कहा जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसको भी डिस्कस कर लिया जाए कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेसिकली है क्या। बड़ा सपोज करिए हम स्टार्टिंग में पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स और सभी 100 जनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर हम सभी 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, तो टोटल 1 करोड़ का ह्यूज अमाउंट हमारे पास होगा और हम लोग बहुत बड़े लेवल पर एक कंपनी या एक बिजनेस को रन कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सपोज हमारे पास 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये भरोसा नहीं है कि पता नहीं आप कंपनी को प्रॉपर्ली चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, पता नहीं प्रॉफिट होगा वो आप हमें दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो इन 20 जनों ने शुरुआत में हमारे से एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा। ये 20 जने हमसे कुछ कमिटमेंट्स चाहते हैं। पहला कमिटमेंट इन्होंने अपने से रिक्वायर्ड है मतलब कि हर साल जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से आप हमें हमारा हिस्सा, प्रॉफिट में से हमारा हिस्सा या हमारा जो पार्ट है वो आप हमें पहले देंगे। तो बाकी 80 जनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट में से जो तुम्हारा पार्ट है वो पहले देंगे। मगर उस केस में एक कंडीशन बाकी 80 जने रख देते हैं, मतलब तुम्हारा जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा ना उससे हम जितनी कैपिटल तुम लगा रहे हो उसके एक सर्टेन परसेंटेज के बेसिस पर डिसाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर लिया 12%, तो यहां पर ये जो शेयर होल्डर होंगे ये जितना भी अमाउंट लगाएंगे इस अमाउंट का 12% प्रॉफिट में से हिस्सा इनको देना होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में इनकी टोटल कैपिटल है 50 लाख, तो इसका मतलब ये है कि हर साल इन शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से देंगे, किसमें से? प्रॉफिट में से, मगर देंगे कितना? जितनी कैपिटल ये लगाएंगे उसका 12%। तो 12% ऑफ 50 लाख बोले तो 6 लाख रुपीस।
ये 50 लाख रुपीस ऑथराइज शेयर कैपिटल का नहीं, जितना पैसा उनसे हम मंगाएंगे, जितना पैसा उनका बिजनेस में लगा होगा, उसके ऊपर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 50 लाख का 12% वाले तो हर साल इनको 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। तो 6 लाख रुपीस का डिविडेंड हमें इन्हें देना होगा। इनके लिए हम इन्हें क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंशियल राइट दे रहे हैं। अब सपोज करो हमारी कंपनी का टोटल प्रॉफिट टैक्स वगैरह चुकाने के बाद यह आया 10 लाख रुपीस। तो इस 10 लाख में से सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? 6 लाख रुपीस को इन शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। रिमेनिंग जो 4 लाख रुपीस बचेगा वो बचेगा इन बचे हुए शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आपका प्रॉफिट 20 लाख है तब भी आपको इनको 6 लाख ही देना है। अगर आपका प्रॉफिट 30 लाख है तब भी आपको इन्हें 6 लाख रुपीस ही देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब यह हुआ कि वो शेयर होल्डर जिन्हें हर साल जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज के आधार से प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड पहले लेने का राइट। सो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू गेट देयर डिविडेंड first based on a certain percentage on the capital invested by them, right? तो ये एक कंडीशन तो अपन ने मान ली। अब एक दूसरी कंडीशन ये और रख देते हैं, भले कंपनी चलेगी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी आपके अंदर पैसा जो कंपनी में लगा रखा है कभी नहीं मांग जाएंगे। बट बाई चांस कभी कंपनी बंद होती है तो जितनी भी एसेट है उन एसेट को बेचने से जो पैसा आएगा, पहले तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनको हम लोग पे कर देंगे, मगर जब शेयर होल्डर को पैसा बांटने का टाइम आएगा तो ध्यान रखें उस केस में जितना पैसा हम इस बिजनेस में लगा रहे हैं ये पैसा हमें पहले मिलेगा और जो बचा हुआ पैसा होगा वो आप ले लेना। तो ठीक है, हम इसके लिए भी एग्री कर लेते हैं, मगर इस केस में हम अपनी एक कंडीशन रखेंगे, यानी कि बाकी के बच्चे 80 शेयर होल्डर वो अपनी एक कंडीशन रखेंगे कि भैया तुम लोगों ने दो चीजें को प्रेफरेंशियल राइट ले लिए तो हम एक चीज का राइट तुमसे छीन लेते हैं और वो होगा डिसीजन लेने का राइट। यानी कि कंपनी के लिए जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो उसमें आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका डिसीजन मानना किसी को यहाँ पर बाध्य नहीं होगा, हम लोग अपने लेवल पर सारे डिसीजन लेंगे। सो फाइनली अगर अपन डिस्कस करें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो शेयर होल्डर जिन्हें हर साल प्रॉफिट में से अपना डिविडेंड लेने का प्रेफरेंशियल राइट हो। अब वो डिविडेंड कैसे निकालोगे? डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंशियल कैपिटल के पहले एक परसेंटेज आपको दे रखा होगा, इस परसेंटेज के ऊपर अप्लाई करना होगा जितनी कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई है उस पर, राइट। सेकंड कंडीशन क्या होगी? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू गेट देयर डिविडेंड फर्स्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जिस समय कंपनी बंद करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड, इसमें उनकी कैपिटल उन्हें पहले देनी होगी। इन दो कंडीशंस के साथ हम लोग शेयर कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो क्या है ये समझ में आ गया, और अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? तो वो शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कि ना तो उन्हें डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट है ना उन्हें कैपिटल का प्रेफरेंशियल राइट है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो कैपिटल हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं ना, इस समय ध्यान रखिए आपको यहाँ ये भी बताना होगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, लाइक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच या 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, व्हाटएवर जो भी होगा। इसी तरह से ये 50,000 प्रेफरेंस शेयर ₹100, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये 50 लाख रुपीस और ये हो गए 1 करोड़ रुपीस। ये है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जिसके लिए हमने आरओसी से परमिशन ली है। इस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट का पार्ट नहीं माना जाता है, मगर इसे बैलेंस शीट में लिखा जरूर जाता है। किस लिए लिखा जाता है? ताकि हमें ये हमेशा याद रहे कि हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इतनी है और इससे ज्यादा शेयर्स हमें पब्लिक में इश्यू नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं और ये आता है इशूड
शेयर कैपिटल। बेटा इश्यूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ओके, इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से जितनी शेयर कैपिटल के लिए पब्लिक को हमने ऑफर किया है कि हाँ आप हमें इतना पैसा अपने यहाँ पर जमा करा दीजिए या इतना पैसा इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो जितनी कैपिटल के लिए हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं इसी को कहा जाता है इश्यूड शेयर कैपिटल। अब ऑफर करने का तरीका क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कंपनी अपने यहाँ पर पहले क्या बनाएगी? प्रॉस्पेक्टस तैयार करेगी, यह है कंपनी का बायोडाटा, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म भी भरे जाएंगे। ये सब चीजें कहाँ पहुंचा दी जाएगी? बोले सर ये जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं शेयर मार्केट में, ब्रोकर्स वहां तक पहुंचा देंगे। ये ब्रोकर अपने नीचे जो अपने डीलर्स, सब डीलर्स, एजेंट, सब एजेंट या अपने ब्रांचेज, ऑफिस जहां पे भी वहां पहुंचा देंगे। यहां पर पब्लिक जो शेयर्स में डीलिंग करती है ये लोग आएंगे और इन लोगों को समझाया जाएगा कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, पैसा लगाइए और ये पहुंचा देंगे हमारी कंपनी के पास। तो यहां पर जितनी कैपिटल के लिए पब्लिक को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पब्लिक को हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में इतना पैसा लगा सकते हैं, इसी को कहा जाता है इश्यूड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट कंडीशन में हमारी कंपनी को टोटल 60 लाख रुपीस की ही अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। बाकी का जो ऑथराइजेशन है वो अपन बाद में यूज में लेंगे। प्रेजेंटली ओनली 60 लाख रुपीस ही हमें चाहिए, तो टोटल में 60,000 इक्विटी शेयर इशू करने होंगे। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए वाले शेयर इशू कर रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना मंगा रहे हैं पब्लिक से? अपन 60 लाख रुपीस का अमाउंट पब्लिक से अपन ने डिमांड किया, राइट। अब बातचीत करते हैं कि पब्लिक से हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर। हमारे पास आता है ये है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो टोटल हमें 60,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट है। 100 रुपीज का एक शेयर है, यानी कि अगर किसी भी एक पर्सन को हमारी कंपनी में एक शेयर ही लेना है तो वो हमें कितने रुपए डिपॉजिट कराएगा? 100 रुपीज डिपॉजिट कराएगा। बट कोई शेयर होल्डर चाहता नहीं सर हमें तो 10 शेयर तो कम से कम चाहिए, तो कोई बात नहीं भैया, एक शेयर 100 रुपीज का, 10 शेयर अगर चाहिए तो क्या करो? 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दो। तो बोला नहीं सर मुझे तो 100 शेयर चाहिए, भैया 10,000 जमा करा दो। तो वो एप्लीकेशन के साथ ये लिख कर देगा कि मुझे इस कंपनी में कितने शेयर चाहिए और पर शेयर वो मैं 100 रुपीज के हिसाब से मल्टीपल्स के अंदर पेमेंट करता जाएगा। तो ये पैसा जब हमारे पास आएगा तो जितने शेयर्स के लिए पब्लिक से हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जितनी एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, इसी को कहा जाता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कहां से? आरओसी से कंपनी को एक परमिशन लेटर मिलता है कि आप अपनी लाइफ टाइम में इतना कैपिटल पब्लिक में इश्यू कर सकते हैं। इश्यूड शेयर कैपिटल, हमने प्रोस्पेक्टस बनाया और एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक के पास भेजे और उसमें हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि हमारी कंपनी को इतने रुपए की जरूरत है, जो आप चाहें तो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जितने अमाउंट के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया, यह है इश्यूड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब, पब्लिक ने हमारी कंपनी को कितने रुपए दिए, यह है सब्सक्राइब कैपिटल। मगर सब्सक्राइब कैपिटल के केस में हमारे पास 3 सिचुएशंस पॉसिबल है। पहली पॉसिबिलिटी, मतलब जितने शेयर्स के लिए हमने पब्लिक को बोला, माना कि हमें एग्जैक्टली उतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हो। हमें 60,000 शेयर्स पब्लिक ने इशू करने थे और फॉर एग्जांपल हमें 60,000 ही शेयर्स
की एप्लीकेशन मिली हो तो इसे हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन कि जितने शेयर पब्लिक में हम लोग इशू कर रहे थे उतने ही शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हुआ है, ना एक भी शेयर कम है ना एक भी शेयर ज्यादा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन हमारे पास हो सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का? हमने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी और सपोज करिए हमें 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। तो हमें टोटल 60 लाख रुपए के शेयर्स पब्लिक में इशू करने थे, मगर 80 लाख रुपए के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आई है। जितने शेयर इशू करने थे कंपैरिजन में सब्सक्रिप्शन ज्यादा हुआ है एंड इट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्या करें? क्या नियत खराब कर ले? बोले ठीक है 80 लाख रुपए आ रहे तो 80 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर देते हैं। बोले सर ऐसा नहीं हो सकता। हमने आरओसी से परमिशन ली थी कि हम टोटल 60 लाख रुपए के शेयर पब्लिक में भी इशू कर रहे हैं, बाकी का ऑथराइजेशन वो बाद में यूज में लेंगे। तो अब अगर 60 लाख से ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई तो हम लोग शेयर्स ज्यादा इशू नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करें? हमारे पास एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 80,000 है, बट हमें शेयर्स इशू कितने करने हैं? ओनली 60,000 शेयर ही इशू करने। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोपोर्शन देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया तो हम उसको क्या करते हैं? 3 शेयर अगर दे देते हैं, हर 4 शेयर के बदले में 3 शेयर अगर हम लोग दे देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में 80,000 के शेयर की एप्लीकेशन के अगेंस्ट 60,000 शेयर हम लोग अलॉट कर पाएंगे। और इस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अगर हम लोग शेयर्स को देते हैं तो इसे कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। राइट? क्या बोलेंगे इसको? प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि 80,000 शेयर्स में से हम लोग 20,000 शेयर्स को बिल्कुल मना ही कर दें, भैया आपको तो बिल्कुल देंगे ही नहीं, और बाकी को हम लोग 1:1 यानी जितने 60,000 शेयर है उन्हीं को 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और 60,000 शेयर दे दे। ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि इस 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लें। कुछ जगह पर हो सकता है हम लोग 10 शेयर्स के बदले में 2 शेयर्स इशू करें, हो सकता है किसी को 100% अलॉटमेंट करते हैं। तो हर जगह पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अगर हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। ओके, और जो बाकी का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया है वो पैसा पब्लिक को वापस क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है? हमने एप्लीकेशन मंगाई 60,000 शेयर्स की और सपोज हमारे पास एप्लीकेशन आई ओनली 50,000 शेयर्स के लिए। और जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी उसके कंपैरिजन में एप्लीकेशन कम आई है, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब क्या करें? बड़ा ऑब्वियसली जब हमारे पास एप्लीकेशन ही नहीं आई तो हम लोग सारे शेयर इशू ही नहीं कर पाएंगे। जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है उतने ही शेयर पब्लिक को इशू कर पाएंगे, अलॉट कर पाएंगे। मगर यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना इश्यूड शेयर कैपिटल है अगर इसके लिए 90% से कम सब्सक्रिप्शन अगर होता है, अगर जो सब्सक्रिप्शन है इट इज लेस देन 90%, अगर 60,000 शेयर इशू करना है तो इसका 90% निकालते हैं 54,000। तो 54,000 से कम शेयर के लिए अगर एप्लीकेशन आती है तो ये पूरा का पूरा जो अपना पब्लिक इशू है ये नलिफाइड माना जाएगा। यानी कि जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन है ये फुल अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिफंड बैक टू द पब्लिक। वापस पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इस समय माना जाएगा कि हमारे शेयर्स इशू ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पब्लिक के अंदर कंपनी की इमेज ही नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 90% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। हाँ, इससे ज्यादा अगर शेयर है, सपोज हमारे पास टोटल 56,200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी तो हम लोग 56,200 शेयर्स ही पब्लिक को इश्यू कर पाएंगे।
ये है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। 3 डिफरेंट केस है। हम लोग 60,000 शेयर पब्लिक में इशू करना चाह रहे थे, और अगर हमारे पास 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, फुल सब्सक्रिप्शन, 60,000 शेयर इशू करना चाह रहे थे, 80,000 शेयर के लिए, मगर 80,000 में से अपने 20,000 शेयर को वापस पैसा रिफंड कर दिया। एक्चुअली हम लोगों ने इशू तो केवल 60,000 ही किए, और अगर यहाँ 60,000 से कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आई तो 60,000 से कम शेयर अपने को पब्लिक में अलॉट करने, इशू करने। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कभी भी इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हमेशा इशूड शेयर कैपिटल के या तो बराबर होगी या फिर उससे हमेशा कम ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, और ये है पेड अप शेयर कैपिटल। Fourth point, it is paid up share. पेड अप का मतलब पेड कितना किया, तो पब्लिक ने इस कंपनी को जितना पैसा दे दिया, दैट इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल। मगर पेड अप शेयर कैपिटल किसमें से, जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है उसके बेसिस पर अपन डिस्कस करेंगे। बेटा यहां पर हमने अपने एक शेयर की वैल्यू डिसाइड की थी 100 रुपीज, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। 100 रुपीज का शेयर हम लोग पब्लिक में इश्यू करने वाले थे, एंड इट इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब अगर पब्लिक से हम लोग 100 रुपीज ही मंगा रहे हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं इश्यू प्राइस। तो पब्लिक से हमें एक शेयर पर 100 रुपीज लेने हैं, और इसको लेने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं उसी समय पूरा 100 रुपीज ले लिया जाए, इसे हम बोलते हैं लमसम पेमेंट। और एक दूसरा तरीका हो सकता है कि इस 100 रुपीज को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करिए शुरुआत में हमें 30 रुपीज मंगाना है, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो 30 रुपीज और मंगा लेंगे, फिर रिक्वायरमेंट होगी तो 20 रुपीज मंगा लेंगे, फिर रिक्वायरमेंट होगी तो और 20 रुपीज मंगा लेंगे। यानी कि इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर पब्लिक से पैसा मंगा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो लमसम पेमेंट में तो क्या होगा, जो हमारी इशू प्राइस है वो पूरा का पूरा अमाउंट हमें एक साथ पब्लिक से लेना है, और इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या करना होगा, सपोज करिए स्टार्टिंग में हमें 30 रुपीज मंगा लिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट भी 30 रुपीज मंगा लिए, देन 20 रुपीज, और उसके बाद जरूरत हुई तो 20 रुपीज और मंगा दिया। इन दोनों केसेस में अपन डिस्कस करते हैं। माना कि ये हमारा फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, यानी कि जितने शेयर हमें पब्लिक ने इशू करने थे उतने ही शेयर की एप्लीकेशन में रिसीव, फुल सब्सक्रिप्शन। अगर लमसम पेमेंट है तो एप्लीकेशन के साथ पब्लिक ने हमें 100 रुपीज डिपॉजिट करवाए होंगे, तो 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, एक शेयर पर 100 रुपए पब्लिक ने जमा कराया, टोटल अमाउंट पेड कितना हो चुका है, 60,000 शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज। अमाउंट कितना रिसीव हो चुका है, टोटल 60 लाख रुपीज, राइट। बड़ा ये अमाउंट कहलाएगा पेड अप अमाउंट, यानी कि यहाँ 100 रुपीज का शेयर था और 100 रुपीज पब्लिक ने पूरा दे दिया, इट इज नोन एज फुल्ली पेड अप शेयर। फुल अमाउंट पेड कर चुकी है पब्लिक, इट इज नोन एज फुल्ली पेड अप शेयर्स। नाउ अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा मंगाते हैं, कैसे मंगाते हैं वो अपन फ्यूचर में और डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन के साथ कैसा आएगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल होती है, बट यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा मंगा रहे हैं, और सपोज करिए हमने ये अमाउंट अब तक पब्लिक से ले लिया है, 20 रुपीज का अमाउंट अभी भी बाकी है, वो हमने मांगा ही नहीं है, वो फ्यूचर में आता रहेगा। तो बताओ बेटा, इस केस में जब 60,000 शेयर हमारे पास है, एक शेयर पर 100 रुपीज का अमाउंट आया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास अभी तक आया कितना है, 48 लाख रुपीज का अमाउंट हमने रिसीव किया है।
तो पब्लिक ने अब तक हमें 48 लाख रुपीस का अमाउंट पेड किया है एंड इट इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, अनपेड अमाउंट कितना रह गया? बोला सर एक शेयर पर 20 रुपीस अभी भी अनपेड है। टोटल शेयर्स कितने थे? 60,000 शेयर्स। तो 60,000 इंटू 20 इट इज 12 लाख रुपीस। इसे हम बोलते हैं अनपेड कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का मतलब है पब्लिक ने कंपनी को कितना अमाउंट पेड कर दिया, और अनपेड कैपिटल का मतलब है अभी भी कितना पैसा फ्यूचर में कंपनी और मंगा सकती है, फ्यूचर में कितना पैसा पब्लिक को इस कंपनी को भी और देना है। राइट? अब बताइए, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस अमाउंट पर होगा? तो जितना पेमेंट पब्लिक ने कर दिया या जितना पैसा आपने मंगाया। तो ऑब्वियसली बेटा आपने और मैंने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने डिसीजन लिया था कि 10-10 लाख रुपए दोनों लगाएंगे। आपने तो पूरे 10 लाख लगा दिए, मैंने अभी तक केवल 8 लाख ही लगाए। साल भर का प्रॉफिट आया, अगर हमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको प्रॉफिट किस अमाउंट पे मिलना चाहिए? बोले सर 10 लाख पे, मेरे को बोले सर 8 लाख पे, आपने तो 2 लाख तक लगा ही नहीं है। सेम थिंग यहां पर शेयर होल्डर ने अगर 60 लाख रुपए पूरे लगा दिए तो इनको 60 लाख रुपए पर डिविडेंड मिलेगा, और अगर इन्होंने अभी तक 48 लाख रुपीस ही लगाया तो इन्हें ओनली 48 लाख रुपीस पर ही डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड हमेशा ध्यान रखिए किस वैल्यू पर मिलता है? पेड अप वैल्यू पर मिलता है। जो अनपेड कैपिटल है उस पर कभी डिविडेंड नहीं मिलता है। राइट? बेटा इसी में एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। क्या मतलब है रिजर्व कैपिटल का? इनिशियली अपन ने बातचीत की थी लास्ट लेक्चर में कि कंपनी के लिए जो लायबिलिटी होती है, शेयर होल्डर के लिए जो लायबिलिटी होती है कंपनी में, ये हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जितना अमाउंट वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद अगर एक्स्ट्रा लॉस होता है तो शेयर होल्डर अपनी पर्सनल कैपिटल में से, पर्सनल एसेट से उसको फुलफिल नहीं करता है। तो यहां पर अगर अपन ने डिसाइड किया कि एक शेयर 100 रुपीस का है तो किसी भी शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी 100 रुपीस से ज्यादा नहीं हो सकती है। 100 रुपीस तक के लिए वो लायबिलिटी है। अगर उसने 100 रुपीस पूरे दे दिए, उसके बाद कंपनी में कितना ही लॉस हो जाए तो शेयर होल्डर को अपनी जेब से अलग से कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, अगर उसने 100 रुपीस नहीं दिए, सपोज अभी तक उसने 60 रुपीस ही दिए, तो स्टिल द शेयर होल्डर विल लायबल अप टू ₹40। अगले 40 रुपए देने के लिए वो लायबल है। नुकसान होता है तो उसको 40 रुपए और देने पड़ सकते हैं, मगर उसके बाद नुकसान होगा तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनी अगर बंद हो रही है, बाई चांस कंपनी में नुकसान बहुत हो गया और कंपनी को बंद करना है, तो ये जो 80 रुपए है ये तो कंपनी ऑलरेडी मंगा चुकी थी। रिमेनिंग 20 रुपए है, ये चाहे तो कंपनी फ्यूचर में और शेयर होल्डर से मंगा सकती है। तो कई बार कंपनीज क्या करती है, ये जो अनपेड अमाउंट है, इस अनपेड अमाउंट में से कुछ पार्ट कंपनी पूरी लाइफ नहीं मंगाती है, कुछ पार्ट को बचा कर रखती है। कब के लिए? वाइंडिंग अप के लिए। जब कंपनी बंद होगी तब ये पैसा मंगाया जाएगा। वो भी कब? जब शेयर होल्डर लायबल होंगे, कुछ लायबिलिटीज अगर बच गई होंगी, उन लायबिलिटीज को पेमेंट करना होगा। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या हुआ? ये जो अनपेड कैपिटल है, अभी कितनी है अपने पास अनपेड कैपिटल? 20 रुपए। 80 रुपीज तो ऑलरेडी पेड कर दिए थे और ये 20 रुपए क्या रह गए थे? अनपेड रह गए थे। और इसमें भी कंपनी ने ये डिसाइड कर रखा है, कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है कि आउट ऑफ दिस 20 रुपीज ऑफ अनपेड कैपिटल, ₹10 विल बी डिमांडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इस 20 रुपए में से भी अगर 10 रुपए कंपनी ने केवल और केवल उस
उस समय के लिए बचा रखे हों कि जब कंपनी बंद होगी तो लायबिलिटीज को चुकाने के लिए ही काम में लेना है, तो इसी को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इस 20 रुपए में से ज्यादा कितना पैसा मंगाएगी, 10 रुपए, तो बाकी का जो 10 रुपए बच गया ये कब मंगाएगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, हमेशा के लिए कंपनी बंद होगी। उसके लिए अगर अलग से आपने रिजर्व निकाल दिया कि 10 रुपए हम लाइफ लॉन्ग नहीं मंगाएंगे, 10 रुपए बचा के रखेंगे, कंपनी बंद होगी तभी मंगाएंगे, तो इसी को कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। तो बताइए रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है, पेड अप कैपिटल का या अनपेड कैपिटल का? तो डेफिनेटली अनपेड कैपिटल का पार्ट है, जो कंपनी तब मंगाती है जब कंपनी बंद होती है और कंपनी को अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए फंड की जरूरत होती है, राइट। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक क्लास में अभी डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा किसी कंपनी को आरओसी से परमिशन मिली है कि ये कंपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से कितने पैसे मंगा सकती है, कितनी कैपिटल मंगा सकती है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। द सेकंड थिंग इज इश्यूड शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया है कि आप हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाइए, यह है इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, पब्लिक ने हमें कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी, कंपनी को पब्लिक से कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से पब्लिक ने कितना पैसा कंपनी को डिपॉजिट करवा दिया, इट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। अनपेड कैपिटल, जितना पैसा डिपॉजिट नहीं कराया, यह है अनपेड कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल का मतलब है इस अनपेड कैपिटल में से कितना अमाउंट कंपनी वाइंडिंग अप के समय, जब कंपनी बंद होगी, समापन होगी, उस समापन के समय ही पब्लिक से मंगाएगी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, इसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, राइट। सो होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि ये सब चीजें क्या हैं। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और यह है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, कि शेयर्स के लिए अकाउंटिंग किस तरीके से की जाए। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, यह है इशू ऑफ शेयर्स। अगर कोई भी कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करती है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, एंड सेकंड, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। बट ऑब्वियस है कई बार कंपनी के पास ये पोजीशन आती है कि वो शेयर्स तो इशू करती है मगर पब्लिक से उसको पैसा नहीं मिलता है, तो फिर शेयर्स कैसे इशू होंगे, कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि पब्लिक से कैश लेकर, कैश और बैंक के द्वारा अगर लेकर हम लोग शेयर्स इशू करते हैं, तो ध्यान रखिए जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट में इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश को आपको अलग से रिप्रेजेंट करना होगा और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश को आप अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग ही लिखना होता है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, यानी कि इस बार हमारे पास कैश नहीं आने वाला है, उसके बावजूद भी हम लोग शेयर्स इशू करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट, for purchases of fixed assets, for purchases of fixed assets। बेटा हम लोगों ने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, एक हमारा सप्लायर है जिससे हमने 25 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स खरीदी है, मशीनें खरीदी है। अब अगर हमें उसको पेमेंट करना है, वैसे तो पेमेंट हमेशा कैश और बैंक से होता है, बट हमने उस सप्लायर से रिक्वेस्ट करी है कि क्या आप हमारी कंपनी के शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड है, एंड नाउ ही एग्रीड, बोले ठीक आप हमें 25 लाख रुपए के शेयर्स दे दीजिए। तो हमें अपने सप्लायर को, वेंडर को कैश और बैंक की जगह शेयर्स के अंदर सेटलमेंट करना है, तो अकाउंटिंग क्या की जाएगी, पहले तो इससे हम लोग फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, उसके लिए एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री क्या पास होगी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू वेंडर अकाउंट। अच्छा, एंट्री कितने से पास करनी होगी? एंट्री पास होगी 25 लाख से। 25 लाख रुपए के हमने एसेट्स खरीदी, तो 25 लाख रुपीस की फिक्स एसेट्स परचेज की है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एक सिंपल सी जनरल एंट्री। अच्छा बताओ, इस वेंडर को हमने कैश और बैंक नहीं दिया, उसकी जगह हमने अपने शेयर्स दे दिए, तो एंट्री क्या पास करें? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए के शेयर दिए मैंने? 25 लाख रुपीस के शेयर दिए, तो ये 25 लाख रुपीस के अपन ने एंट्री पास की। तो यहाँ पर ना तो केस आया ना कोई केस गया, हमने शेयर्स इशू किए हैं जिसमें केस का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन केस, राइट। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, यह है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। बट सपोज करिए हमारी कंपनी ने पहले पब्लिक में कुछ डिबेंचर्स इशू किए थे, और अब हमें क्या करना है? इन्हीं डिबेंचर होल्डर को ये बोलना भाई आप हमारी कंपनी के शेयर ले लीजिए। हमने कहीं से लोन लिया था यार, अब उस लोन का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं, हमने उसको बोला तू हमारी कंपनी का शेयर ले ले, तो उस केस में अकाउंटिंग क्या होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सपोज करिए हमारे यहाँ 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे, और 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स को हमने क्या कर दिया? शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सपोज करिए हमारी कंपनी में कोई क्रेडिटर था 2 लाख रुपए का, हमें उसे 2 लाख रुपीस का पेमेंट करना, हमने उसको शेयर पकड़ा दिया, भैया तो शेयर है। तो यहाँ पर अपने कैश का पेमेंट नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया, मगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट। बड़ा इसी में तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। बेटा प्रमोटर का मतलब क्या है? वो लोग जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंपनी बनाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी भी इन लोगों का ध्यान रखती है, इन्हें विदाउट एनी कंसिडरेशन कुछ भी पैसा नहीं लेकर कुछ शेयर वगैरह दे दिए जाते हैं, ताकि ये भी मोटिवेट रहे। सैलरी तो दे नहीं रहे इनको, सैलरी और इन सब की जगह शेयर दे देते हैं। बट यहाँ पर अकाउंटिंग क्या करे? हमें शेयर तो इशू करने, मगर बात साथ में पैसा नहीं आ रहा है, तो अकाउंटिंग क्या है? थोड़ा सा अच्छे से समझिए। हमारी कंपनी के अंदर अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल करते हैं, हमने खरीदा था 10 लाख में, बेच दिया 12 लाख में, फिक्स एसेट्स, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कौन से नेचर का माना जाएगा? रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का? तो सर ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट्स हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते, वो हमारी एसेट थी, फिक्स एसेट थी, परमानेंट नेचर का था, मगर फिर भी बेच दिया और प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल नेचर का। अच्छा, शेयर्स या डिवेंचर अगर आप इशू कर रहे हो, उस समय अगर आपको कोई प्रॉफिट हो तो ये भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, राइट। ये तो वो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट, मगर कैपिटल नेचर का लॉस क्या होता है? जब आपने शेयर्स इशू किए, डिवेंचर इशू किए या फिक्स एसेट्स आपने परचेज किए, उस समय कोई भी लॉस है तो ये कैपिटल नेचर का लॉस माना जाता है। बड़ा हमेशा ध्यान रखिए, कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट है इसे हम लोग कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हैं। कैपिटल नेचर का जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। बट कैपिटल नेचर का कोई भी लॉस है, बेटा कैपिटल नेचर के लॉस को हम लोग नाम देते हैं गुडविल। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आता है, सर गुडविल का मतलब तो होता है हमारी रेपुटेशन, वो गुडविल है,
जब हम लोग किसी रनिंग बिजनेस के केस में बातचीत करेंगे तो वो आपका एकदम कंसेप्ट सही है कि रनिंग बिजनेस के केस में उसकी मार्केट में रेपुटेशन और ये सब कुछ ठीक है। बट अगर आपने कभी ध्यान दिया हो 12th स्टैंडर्ड में भी आपके पास ये पॉइंट आएगा या आया होगा कि अगर यहाँ पर आप किसी एक बिजनेस को परचेज करते हैं और बिजनेस को परचेज करने के मतलब में आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, अब आप सोचिए ना, अगर 50 लाख रुपए की कोई एसेट आपने खरीदी मगर पेमेंट आप कर रहे हो 60 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का पेमेंट आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? पता सर लॉस है। 50 लाख रुपए की चीज खरीद रहे हो, 60 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए हमारे लिए क्या है? लॉस है। ये लॉस कैपिटल नेचर का है, और कैपिटल नेचर का लॉस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तभी आपने एंट्री पास की होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, जबकि कैपिटल नेचर के लॉस को बोलते हैं गुडविल, राइट। तो यहां पर प्रमोटर्स को हमें शेयर्स दे रहे हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? बोले सर कोई चीज फ्री में किसी को दोगे तो लॉस ही होगा, तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है और कैपिटल के रूप में ये लॉस हो रहा है। और कैपिटल के नेचर में अगर कोई लॉस होगा तो इसको क्या बोलेंगे? गुडविल। तो जब कंपनी अपने प्रमोटर्स को फ्री में कुछ शेयर्स वगैरह देती है तो इस समय एक एंट्री हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, ये एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा ये गुडविल अपन लिखेंगे अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में, ये कंपनी के लिए लॉस है, मगर इसे एक ही साल में राइट ऑफ करने के बजाय इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे और अगले 3 से 5 साल में धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे राइट ऑफ करेंगे। तो शायद आपने पढ़ा होगा गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल राइट ऑफ इसीलिए की जाती है कि ये कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का लॉस है, जिससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी क्या है? कैपिटल नेचर का लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप मानते हो, धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो, तो ये जो कैपिटल नेचर के लॉस है गुडविल, इसको अपन यहाँ डेबिट किया, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। कंपनी का कैपिटल नेचर का लॉस आपने कैपिटलाइज किया है, इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, राइट। तो ये है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। और अब हम लोग बातचीत करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो यहां पर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के लिए अकाउंटिंग इस तरीके से की जाएगी। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। बेटा हमें पब्लिक में शेयर्स इशू करने हैं, और शेयर्स इशू करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक लमसम पेमेंट, अभी बताया था आपको, जिसमें पब्लिक से हम लोग जो फेस वैल्यू है, जो इशू प्राइस है, वो पूरा का पूरा पैसा हम लोग एप्लीकेशन के साथ ही मंगा लेते हैं। और दूसरा हमारे पास रहेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट, यानी कि उसी अमाउंट को हम लोग टुकड़ों में डिवाइड करके पार्ट्स में हम लोग मंगाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ये है लमसम पेमेंट। राइट। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और हमारे लिए समझने लायक है। बेटा सपोज करिए हम 100 स्टूडेंट्स मिलकर सभी 1-1 लाख रुपए लगाते हैं और कंपनी को चलाते हैं। शुरुआत में कोई भी नया आदमी हमसे जुड़ना चाहे, भाई हमारे को भी कंपनी में रखना, उसको बोले भैया 1 लाख रुपए दो, आपको भी कंपनी में रखेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी का शेयर का वैल्यू है 1 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। बट सपोज करो हम लोग 4-5 साल 10 साल कंपनी में बहुत मेहनत कर चुके हैं, कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर आ गए, कंपनी में प्रॉफिट बहुत है। अब कोई नया आदमी जुड़ता है कि यार हमारे को भी कंपनी में रख लो, क्या उसको भी 1 लाख रुपए लेकर कंपनी में रखें? बोले नहीं सर, उससे हम ज्यादा अमाउंट लेंगे। कितना अमाउंट ज्यादा ले? बोले सर जितनी इच्छा हो। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल के रूप में लिया हमने 20,000 रुपए ज्यादा लेंगे सर, अब 1 लाख की जगह उससे 1,20,000 रुपए लेंगे और मेंबर वो हमारे बराबर आएगा, यानी 1 लाख रुपए के बराबर का अमाउंट हम लोग उसका कंसिडर करेंगे। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी को 1 लाख रुपए के अमाउंट की जगह 1,20,000 रुपए मिला, 20,000 रुपए ज्यादा मिला,
प्रॉफिट या लॉस? बोला सर ये प्रॉफिट है। कौन से नेचर का? क्या हमने कोई माल खरीदा और बेचा? और नहीं सर, हमने तो शेयर्स इशू किए और शेयर इशू करने का समय तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और ये जो 1 लाख की जगह अगर 1,20,000 रुपये हमने पब्लिक से लिए, किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर से लिए, 20,000 ज्यादा लिए, तो इसी को बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर जब शेयर्स इशू होते हैं तो ये 2 तरीके से इशू हो सकते हैं, एक एट पार और दूसरा हमारे पास रहेगा एट प्रीमियम। एट पार और एट प्रीमियम। ये बताइए हमारे कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू, ये हमने मानी थी 100 रुपीज। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है, जितने रुपए का शेयर है वो मिनिमम अमाउंट जिसके पेमेंट्स आप कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं, ये है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। और सपोज करिए हम इस शेयर को पब्लिक में इशू कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इशू प्राइस, ये भी 100 रुपीज है। तो जितनी फेस वैल्यू है उतने ही रुपए पब्लिक से लेकर अगर शेयर पब्लिक को अलॉट करते हैं तो इसी को कहा जाता है एट पार। बट सपोज करिए हमारी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू ये तो है 100 रुपीज, बट इशू प्राइस यानी कि जिस प्राइस को लेकर ये शेयर पब्लिक में इशू किया जाएगा, अगर ये फेस वैल्यू से ज्यादा है, माना कि ये 120 रुपए है, तो 20 रुपीज हम लोग पब्लिक से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो इसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। तो दिमाग में ये भी तो आता है सर हम 100 रुपीज से कम रुपए लेकर भी तो पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हैं। बट कंपनीज एक्ट 1956 में इसका प्रोविजन था कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से कम प्राइस में इशू कर सकती है, यानी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। बट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। पहले आज के 7 साल पहले तक कंपनी अपने शेयर को एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पर इशू कर सकती थी, मगर अब लास्ट 7 ईयर से कंपनीज एक्ट 2013 जब से अप्लाई हुआ वहां से लेकर अब आगे कंटिन्यूएशन में याद रखिए कि अब अपनी कंपनी जो होगी वो या तो एट पार शेयर इशू करेगी या एट प्रीमियम ही शेयर इशू करेंगे, डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते हैं। मगर यहां 2 एक्सेप्शंस हैं। किन पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकती है, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। केवल 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पर कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। एक, जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उनकी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में शेयर्स इशू करती है, जिन्हें हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उनकी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में फेस वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर्स इशू करती है, तो इन शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये एक एक्सेप्शन है, केवल वो एम्प्लॉय है, पब्लिक के बारे में बात नहीं करें, पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू नहीं करेंगे। हाँ, एम्प्लॉइज को आप स्वेट इक्विटी शेयर के रूप में डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। सेकेंड, जब कंपनी ने एक बार कोई शेयर इशू कर दिया, किसी शेयर होल्डर से अमाउंट भी ले लिया और अब वो शेयर होल्डर बाकी का पैसा नहीं दे रहा है और उस शेयर होल्डर को कंपनी से हटा दिया गया, उसके शेयर वापिस से अगर इशू कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर अपने फॉरफिट किए थे उन्हें अपन क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, इन फॉरफिटेड शेयर्स को जब री इशू किया जाता है तो इन्हें हम लोग डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। और डिस्काउंट भी ज्यादा कितना होगा, जो पुराने वाले शेयर होल्डर से जो पैसा हमें मिला था, हम ज्यादा उतना डिस्काउंट देकर इन शेयर को वापस से री इशू कर सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शंस हैं। इनके अलावा कोई भी कंपनी कभी भी पब्लिक में
शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। याद रहेगा किन दो सिचुएशन में डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं? वन, स्वेट इक्विटी शेयर, कंपनी के एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को उनकी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में डिस्काउंट पर शेयर इशू करें। और फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर अपन ने फॉरफिट कर लिए, एक बार पब्लिक को दिए थे, किसी शेयर होल्डर को दिए थे, वो बाकी का पैसा जमा नहीं करा रहा था, उसके शेयर अपन ने फॉरफिट कर लिए, उन फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। अदरवाइज पब्लिक को जब आप शुरुआत में शेयर इशू कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट पर इशू नहीं होंगे। बट अगर एक बार के बारे में बात करते हैं तो पब्लिक ने हमारे को एप्लीकेशन का अमाउंट डिपॉजिट करवाया, एंट्री क्या पास करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी हमने शेयर नहीं दिया, अभी तो हमारे पास पैसा आया, तो वो एप्लीकेशन के रूप में पैसा आया, तो इसे बोलते हैं टू एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ 100 रुपीज का शेयर है तो पब्लिक हमें एप्लीकेशन के साथ 100 रुपीज ही डिपॉजिट करवाएगी। तो अभी शेयर्स इशू करने के लिए पहले पब्लिक ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एक चेक या एक डीडी लगाया और वो कंपनी के पास भेजा। कंपनी को जैसे ही पैसा यहाँ पे मिल रहा है, कंपनी एंट्री का पास कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अब ये शेयर पब्लिक को अगर देना है तो उसके लिए एंट्री क्या पास हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर अब आपने ये एप्लीकेशन का मनी जो था वो कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, हर एक शेयर होल्डर को आपने शेयर्स अलॉट कर दिया, इशू कर दिया। ये एंट्री पर पास की है इशू ऑफ शेयर्स के लिए। अच्छा, ये शेयर अगर अपन प्रीमियम पर इशू किए होते हैं तो 100 रुपीज हमारी फेस वैल्यू, मगर पब्लिक से हम लोग कितना ले रहे हैं? 120 रुपीज। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो बैंक में हमारे पास कितना पैसा आएगा? बोले सर 120 रुपीज आएगा, अभी तक शेयर दिया नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट। और अब जब हम लोग शेयर्स पब्लिक को अलॉट करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट एप्लीकेशन आई थी 120 रुपए की और हमारा एक शेयर है 100 रुपए का, तो शेयर कैपिटल तो 100 रुपीज से ही क्रेडिट होगी। 100 रुपीज के शेयर है, 20 रुपीज जो पब्लिक ने एक्स्ट्रा दिया वो क्या चीज थी? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये हम लोग यहाँ पर शो करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। इस सिक्योरिटी प्रीमियम को शेयर कैपिटल में शो नहीं करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करेंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में। क्यों? क्योंकि ये 20 रुपए हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कौन से नेचर का? सर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, राइट। अब एक बात ध्यान रखिए, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है, प्रॉफिट को जब हम लोग शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के जो प्रॉफिट है उन्हीं को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, दीज कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो सर फिर ये सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल नेचर के प्रॉफिट काम क्या आते हैं? सर कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कैपिटल नेचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए काम आते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या काम होगा? तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम को या तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए काम में लेंगे, या फिर इन्हें बोनस शेयर इशू करने के लिए काम में लेंगे, या फिर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। जब इक्विटी शेयर बाईबैक करते हैं तो उस समय हम लोग इसको काम में लेंगे। क्या इसको डिविडेंड बांटने के लिए काम में लेंगे? बोले सर कभी, याद रखिए, कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में या रिजर्व सरप्लस में? बोले सर ये रिजर्व सरप्लस में। क्या इसको डिविडेंड बांटने के लिए काम में लेंगे? बोले सर नहीं लेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या काम आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हमेशा कैपिटल नेचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए काम में आता है या कैपिटल जनरेट करने के काम आएंगे। बोनस शेयर वगैरह इशू करने तो उस समय इसको यूज में ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर अपन ने डिस्कस किया है लमसम पेमेंट
अब बातचीत करते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट के बारे में कि अगर ये शेयर होल्डर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देता है तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाए। इंस्टॉलमेंट